हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। हम लोग आ गया लेक्चर 17 पे। हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे चैप्टर 9। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा था, एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करी थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग एचसी वर्मा सर की जो बुक है उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और जिन बच्चों ने इसके पुराने लेक्चर नहीं देखे इस चैप्टर के, वो बच्चों देख लेना जरूर जाके, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। वो नहीं समझ में आएगा तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे। चलो, अब देखो है क्या कि हम लोगों ने पढ़ा बहुत कुछ लिया है, ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत सारे लगा लिए हैं। लेकिन इन बुक्स के क्वेश्चन मैं इसलिए लगवा देता हूँ ताकि आप जो भी बुक रेफर कर रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या एचसी वर्मा सर की बुक हो या कोई भी बुक हो, अगर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसका मतलब है आप कुछ भी सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। ठीक है, चलो, ये एच सी वर्मा सर की जो बुक है वो 2019 एडिशन मैंने लिया है। आपके पास जो हो सकता है कोई नए एडिशन की बुक हो तो आप कहोगे कि सर उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं मिला। ऐसा है नहीं, वैसे जनरली क्वेश्चन मोर और लेस सेम ही है, कुछ चेंज वेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 है। ये एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल। क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is kept on a horizontal rough horizontal surface. It is found that the block does not slide if a horizontal force less than 15 Newton is applied to it. Also, it is found that it takes 5 seconds to slide through the first 10 meter if a horizontal force of 15 Newton is applied and the block is gently pushed to start the motion. टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, S2 का स्क्वायर है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। अब बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन। सिंपल सा है बच्चों, ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लैब में कैसे निकाली जाती है, उसी पर है। इसमें कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट लगना है फ्रिक्शन का, जो डिफिनीशन में ही है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में। क्या कह रहा है कि एक रफ सरफेस पे एक 2.5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है भाई, ये 2.5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है और ये सरफेस क्या है, रफ है। ठीक, अब ये कह रहा है कि 15 न्यूटन का जब तक उस पर फोर्स लगा, उससे कम का अगर फोर्स है तो वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन 15 न्यूटन का जब फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव कर रही है, लेकिन मूव करने के लिए उसको हल्का सा पुश करना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं हम इससे ये डिड्यूस कर सकते हैं कि 15 न्यूटन इज द फोर्स दैट कॉजेज द ब्लॉक टू बी ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग। मतलब कि 15 न्यूटन का फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो इसको स्लिपिंग के पॉइंट तक लेके जा रहा है। तो अगर हमको कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना है तो हमको वही फोर्स तो चाहिए जो इसको एकदम लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू तक लेके जाए। तो यहाँ पर बच्चों हमको बस इतना ही करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 15 न्यूटन का अगर मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पर जो बच्चों अगर ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, मैं सबसे पहले सॉल्व करूँगा फॉर म्यू एस की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं बच्चों तो देखो क्या कैसे बनेगा। ये 2.5 kg का है, इसके ऊपर जो वेट लगेगा 2.5 g वो नीचे की तरफ लगेगा कि नहीं। इस पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, 15 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ होगा, और ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, जो कि होगी FL या FS, जो भी आप कहते हो, FS मैक्स, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम अगर देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ -2.5 g इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जब 0 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5 g। नॉर्मल रिएक्शन यही होगी कि नहीं, और g की वैल्यू 10 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 न्यूटन। आ जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। अब बच्चों ये देखो, अगर x डायरेक्शन में, क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, अभी स्लिप हो नहीं रही है, तो इसको देखो, फिर नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। हाँ, तो अब अगर मैं ये कह दूं कि सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो क्या गलत होगी बात, बिल्कुल गलत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई x डायरेक्शन में अभी मोशन हो नहीं रहा है। तो देखो 15 न्यूटन का फोर्स अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर ले लूँ, ये देखो, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन वाली, यानी 15 माइनस एफ एल इज इक्वल टू 0। तो 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल, एफ इंटू एल बता रहा हूँ। और हमें पता है कि एफ एल या एफ एस मैक्स कितना होता है, म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू बच्चों हम निकाल चुके हैं 25, तो ये हो जाएगा 25 म्यू एस, हो जाएगा कि नहीं। ये वैल्यू आप इसमें रख दो तो ये हो जाएगा 25 म्यू एस। एफ एल की वैल्यू पहले लिख दे रहा हूँ, इज इक्वल टू 15। तो म्यू एस की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 15/25। ये कितना आ जाएगा, 15/25। ये 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा 0.6। तो ये बच्चों एक आंसर आपका आ गया, म्यू एस की वैल्यू आपकी आ गई 0.6।
कह दोगे सर ये तो ठीक है लेकिन म्यू के कैसे निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई जब 15 न्यूटन का फोर्स हम लगाना स्टार्ट करते हैं और उसको हल्का सा पुश कर देते हैं तो वो चलने लगती है। इसका मतलब अब जो म्यू के निकालेंगे उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की कंडीशन आ जाएगी और उसमें मोशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, कब, जब म्यू के निकालना है हमें, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो 15 न्यूटन का फोर्स है और प्लस इस पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी वो होगी काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के, ये तो होगी ही। लेकिन जैसे ही 15 न्यूटन फोर्स लगेगा और हल्का सा पुश करोगे ये एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी। हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। ये 2.5 kg की ब्लॉक थी, नॉर्मल रिएक्शन तो इस पे वही रहेगा, एन की वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 25 न्यूटन, निकाल चुके थे कि नहीं। अब हमें एक काम बस इतना करना है कि यहाँ पर बच्चों एफ के की वैल्यू कितनी होगी, एफ के होगा म्यू के इंटू एन, हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू म्यू के, कह दोगे सर हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो ये बॉडी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही है तो हमें ये हम लिख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कह दोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दिया। और यहाँ पर फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है 15, एफ के है अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का एफ के इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और 15 माइनस एफ के कितना है 25 इंटू म्यू के, यही तो है, इज इक्वल टू मास कितना है 2.5 इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब इस इक्वेशन में प्रॉब्लम क्या है, म्यू के भी नहीं पता है और एक्सेलरेशन भी नहीं पता। तो बच्चों इसके लिए क्वेश्चन में हमें एक चीज़ और दे रखी है, क्या दे रखी है, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जब वो मोशन स्टार्ट करती है तब पहले 10 मीटर चलने में उसको 5 सेकंड लगते हैं, मतलब शुरुआत के 10 सेकंड चलने में उसको 10 मीटर चलने में उसको 5 सेकंड लगते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर पहले इसको देख लो फिर मैं नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। देखो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई 10 मीटर की डिस्टेंस चलने में, जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही होगी क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का लग रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूँ, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर s कितना है 10, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस हाफ a इंटू टी, ये हो जाएगा 25 बाई टी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगा 20/25, यही तो आ जाएगी, ये हो जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको बच्चों हम लोग किस इक्वेशन में रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 15 माइनस 25 के इज इक्वल टू, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 15 माइनस 25 म्यू के इज इक्वल टू मास कितना है 2.5 इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपका 0.8। ये वैल्यू बच्चों 25 के माइनस का उधर ले जाओ, ये उधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो म्यू के इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 2.5 इंटू 0.8, ये एक ब्रैकेट में ले आओ, अपॉन ये 25 नीचे ले आए। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, आप कर लेना अपने आप। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी, म्यू के की वैल्यू आ जाएगी 0.52 मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या लिखने लगा मैं, इसकी यूनिट तो होगी नहीं ना, म्यू के यूनिट लेस। अब देखो एक चीज़ और है, आपका आंसर कैसे वेरीफाई हो गया, हमें पता है कि म्यू एस जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू हमेशा म्यू के से ज़्यादा होती है। तो यहाँ म्यू एस आया 0.6 और म्यू के कितना आया 0.52, इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है, सही है लगभग। इसको देख लो एक बार। चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये बच्चों बुक का एग्जाम्पल 9 है, एग्जाम्पल 9। ये बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझने के लिए इसको विजुअलाइज करना पड़ेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, ठीक है भाई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू। Find the minimum and the maximum force F that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to the bigger block.
अब बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे फिगर से पहले समझते हैं। क्या है, यहाँ पर 3 ब्लॉक दे रखी हैं, ए बी और सी। सी का कोई मास वास दे नहीं रखा है, ए का मास है m और b का भी मास m है, और कह रहा है कि c और ये जो ग्राउंड है इसके बीच में जो सरफेस है वो स्मूथ है, और a और c के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और b और c के बीच में भी है म्यू, ठीक है, और एक ये फोर्स F लगाई जा रही है। अब कह रहा है कि F की मिनिमम और मैक्सिमम वो वैल्यू बतानी है कि ये पूरा पूरा सिस्टम एक्सेलरेट तो हो लेकिन साथ ही साथ हो इसका कॉन्फ़िगरेशन ना बिगड़े। कॉन्फ़िगरेशन बिगड़ने का मतलब है कि A और C के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो और B और C के बीच। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा होगा तो ये भी तो कंडीशन बच्चों हो सकती है कि B नीचे की तरफ खिसक जाए और A आगे की तरफ बढ़ जाए, जैसा कि पुली मास सिस्टम में हम देखते आ रहे हैं। या ये भी हो सकता है बच्चों की A वहीं का वहीं रहे और ये ब्लॉक स्लाइड हो जाए तो B ऊपर की तरफ बढ़ जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब कहोगे सर ये तो हमको समझ में आ रहा है लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों 2 कंडीशन हम दिमाग में इमेजिन करेंगे। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब मान लो फोर्स अगर 0 है तो फोर्स बच्चों जब 0 होगी तो पुली मास सिस्टम में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि भाई मास नीचे की तरफ इस ए को खींच लेगा। यही तो कह दोगे सर कैसे खींच लेगा? बच्चों ऐसे खींच लेगा क्योंकि ए और सी के बीच में तो फ्रिक्शन लगेगा लेकिन बी और सी के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा, बी का सिर्फ वेट लगेगा। यहाँ पर बात समझ रहे हो? तो यहाँ पर इसके फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए बी का वेट है, बी का वेट है, लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगी। कह दोगे सर क्यों नहीं होगी? भाई फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। जब बी और सी एफ की वैल्यू 0 है तो ये बताओ क्या बी और सी के बीच में कोई कॉन्टैक्ट रिएक्शन आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये वेट हो सकता है इसको नीचे खींच ले, हो सकता है तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर मान लो हमने फोर्स लगाना स्टार्ट करी तो कुछ एक लिमिट ऑफ फोर्स तक क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन तो कितनी भी फोर्स कम से कम लगाओगे तब भी आ जाएगा। जब फोर्स हम बढ़ा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है पूरा पूरा सिस्टम तो एक्सेलरेट होगा लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन जो बी और सी के बीच में आएगी वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट होगी कि वो बी को इस सी से चिपका के रखे ताकि बी नीचे ना आए और ए आगे ना जाए। इतना समझ गए? कहते हो कोई सर समझ गए। अब एक और कंडीशन समझते हैं कि फोर्स हमने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, एकदम से इतनी ज़्यादा फोर्स दे दी कि भैया ए का इनर्शिया उसको वहीं का वहीं रख रहा है, ए का इनर्शिया उसको वहीं का वहीं रख रहा है। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये उसको चिपका के रख नहीं पा रही है। तो हुआ क्या, ये ब्लॉक सी ए और ग्राउंड के बीच में आगे बढ़ गई, ऐसे आगे बढ़ गई और बी ऊपर की तरफ खिसक गया क्योंकि ए वहीं का वहीं रहेगा तो बी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो पहली कंडीशन में ऐसा मोशन पॉसिबल था, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, ए और बी का रिलेटिव मोशन कैसा होगा, इस तरीके से, मतलब बी ऊपर जाएगा ए लेफ्ट की तरफ जाएगा। एक्चुअल में ए लेफ्ट की तरफ नहीं जा रहा है, वो वहीं का वहीं है। सी उधर राइट की तरफ जा रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में ऐसा हो जाएगा। कह दोगे सर बिल्कुल समझिए। तो मिनिमम फोर्स जब आपको निकालनी है तो पहली वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी कि टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगी, बी और ए की विथ रिस्पेक्ट टू सी, इस तरीके से। और दूसरी कंडीशन जब मैक्सिमम फोर्स निकालनी होगी तो क्या टेंडेंसी होगी कि बी ऊपर की तरफ जाएगा, ए लेफ्ट की तरफ। एक्चुअल में जा नहीं रहे, टेंडेंसी होगी। और ये पूरा पूरा सिस्टम, ये ए बी और सी, ये पूरा सिस्टम क्योंकि फोर्स लगाई जा रही है तो ये एक्सेलरेट तो होगा ही पूरा पूरा सिस्टम। बात समझ गए? तो यहां पर बच्चों कंडीशन 1 हम अप्लाई करते हैं। कंडीशन 1 क्या है? कंडीशन 1 है फॉर मिनिमम फोर्स, फॉर मिनिमम फोर्स। हमें कम से कम फोर्स वाला पहले निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने के लिए बच्चों हमें इस पूरे सिस्टम का मिनिमम एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा कि भाई कितना, भाई फोर्स निकालनी है तो इस पूरे सिस्टम का मास जो होगा, इस कैपिटल ये जो ब्लॉक है सी, इसका मास कैपिटल एम मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं हम लोग? कैपिटल एम, ठीक। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसका मिनिमम एक्सेलरेशन इस पूरे सिस्टम का निकालना है। मिनिमम एक्सेलरेशन इनटू टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, यानी m + 2m इंटू मिनिमम एक्सेलरेशन। लेकिन उसको निकालने के लिए हमें ए और बी का इंडिपेंडेंट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम में देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर पहले समझ लेते हैं पूरा कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों पहले समझा करो तभी आप क्वेश्चन लगा पाओगे। अगर आप एकदम से डायरेक्टली जंप कर जाओगे सॉल्व करने में तब प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये सी वाली ब्लॉक है, इस पर ये फोर्स हम लोग मान लेते हैं कितनी, एफ मिनिमम, ठीक, जो कि फोर्स एफ निकालनी है। अब एक बात बच्चों समझो, ये जो ब्लॉक है एम, ठीक, ए, ये कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, पुली से, जो कि ब्लॉक बी पे कनेक्टेड है, उसका भी मास है एम,
उसका मास है m और ब्लॉक है b। अब ये देखो ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, यानी b नीचे की तरफ खिसकना चाह रहा है। कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी, इस पे एक वेट लगेगा mg और यहाँ पर टेंशन T होगा, तो यहाँ पर भी टेंशन, अगर क्वेश्चन में दिया ना हो तो मैंने शुरुआत से बता रहा हूँ कि स्ट्रिंग को क्या मानोगे, मासलेस और फ्रिक्शनलेस, तो यहाँ पर टेंशन T हो जाएगा। और बच्चों अब जरा बस हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ लेते हैं, सारी फोर्सेस नहीं दिखाएंगे, बस फ्रिक्शन। बी सी के रेस्पेक्ट में नीचे जाना चाहता है फॉर मिनिमम फोर्स वाली कंडीशन में, बी सी के रेस्पेक्ट में नीचे जाना चाहता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू सी ऊपर की तरफ लगेगी, उसको एफ डैश से नाम दे देते हैं। और ए सी के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लेफ्ट की तरफ लगेगी, उसको एफ से नाम दे देते हैं। तो ये एफ हो गया, एफ डैश हो गया, इतना समझ गए कह दोगे। और ये पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम, ये एक्सेलरेशन ए से आगे की तरफ जा रहा है, इसको ए मिनिमम बोल देते हैं। चलो एक काम बच्चों करते हैं, क्योंकि हम लोग अलग अलग कंडीशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बार बार ए मिनिमम लिखने में दिक्कत होगी, इसको हम ए ही लिख देते हैं और यहाँ पर फोर्स को एफ ही लिखा रहने दो, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन में कह ही रहा है कि एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बतानी। तो कंडीशन 1 में जो फोर्स निकलेगी वो मिनिमम है, कंडीशन 2 जब लगाएंगे तो मैक्सिमम निकल। इसको देख लो, फिर हम लोग इंडिपेंडेंट फ्री बॉडी डायग्राम ए और बी का बनाते हैं। चलो तो बच्चों क्या है, यहाँ पर पहले ए के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फॉर ए। अब ए जो बच्चों मास है उसका स्मॉल एम मास हो गया, ये हो गई हमारी फ्रिक्शन फोर्स एफ, ये हो गया टेंशन टी, यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी एन और ये वेट आएगा एम जी, आएगा कि नहीं। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन, भाई ऑब्वियस ही बात है तीनों मास एक्सेलरेशन ए से आगे जा रहे हैं, तो स्मॉल एम का भी वही एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि स्मॉल एम का सी के रिस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन तो हो नहीं रहा है, तो ये सारे के सारे मास ए ही एक्सेलरेशन से एक साथ मूव करेंगे कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल, हमें इस ए को पता करना है, क्योंकि यही ए जब हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिनिमम फोर्स मिल जाएगी। बात समझ गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक जो है, ये जो दोनों ब्लॉक है पहली वाली कंडीशन में ये ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, बस खिसकने ही वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू सी, तो यहाँ पर बच्चों जो एफ की वैल्यू होगी, फ्रिक्शन की वैल्यू, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू एन। और यहाँ वर्टिकल डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम अभी भी बना हुआ है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, एम जी, देयरफॉर एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, म्यू इंटू एम जी हो जाएगी कि नहीं। कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं एक बात, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन सिग्मा एफ अगर मैं कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा कि नहीं। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कौन सी फोर्स है, टेंशन है टी, एफ निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस का एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो तो टी इज इक्वल टी माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। ये बच्चों आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। बात समझ गए। उसी तरह से बच्चों हम बी का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो फॉर बी, यहाँ पर मैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। थोड़ा बी का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसमें आप लोग गलती कर सकते हो। कैसे गलती करोगे, आप आराम से वेट तो नीचे दिखा ले जाओगे एम जी, इसके ऊपर टेंशन दिखा दोगे टी, और इसके ऊपर क्योंकि नीचे जा रहा है फ्रिक्शन फोर्स एफ डैश दिखा दोगे, ये सब दिखा दोगे। लेकिन एक चीज़ आप भूल जाओगे कि भैया जब ये फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे तो बी और सी के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा। बात समझ रहे हो, ड्यू टू एक्सेलरेशन, क्योंकि पूरा सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, देखो होगा क्या बच्चों कि मास जो m है वो एक्सेलरेट जरूर कर रहा है, लेकिन मास m को एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अब बात जरा ध्यान से समझो, ए में भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वही तो उसको एक्सेलरेट करा पाएंगी, और वो फोर्सेस आ किस वजह से रही हैं, वो कैपिटल एफ की वजह से आ रही हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पर भी देखो ये टेंशन, वेट, फ्रिक्शन, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में है तो वो तो हमने दिखा दिया, लेकिन ये जो मास m है ये किस एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स जो पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट कर रही है, तो इस एक्सेलरेशन के लिए कोई तो फोर्स चाहिए। भाई न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में कोई फोर्स होनी चाहिए, और वो फोर्स इस केस में कहाँ से आएगी, वो फोर्स आएगी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से। बात समझ रहे हो, क्योंकि आप विजुअल थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको ये लगेगा कि बी आगे बढ़ेगा तो सी के धक्के की ही वजह से। बात समझे। तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगा, यानी कि वेट जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको मैं कह देता हूँ एन डैश बोल देता हूँ,
यहाँ पर n माना था तो यहाँ पर n डैश बोल दूँ। बात समझ गए? कह दोगे सर समझ गए। अब यहाँ पर y डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो सबसे पहले मैं y को लिखता हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स क्या होगी y डायरेक्शन में 0 हो जाएगी। तो टेंशन प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एम जी। हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। और सिग्मा एफ एक्स कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। होगा कि नहीं? और सिग्मा एफ एक्स है कितना बच्चों? एन डैश है, एन डैश इज इक्वल टू एम ए। और सिंस एफ डैश की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? म्यू इंटू एन डैश होगी कि नहीं? और एन डैश की वैल्यू आप रख दो म्यू इंटू एम ए। ये वैल्यू बच्चों एफ डैश की आप इस इक्वेशन में रख दो, टी प्लस एफ डैश इज इक्वल टू एम जी में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? टी प्लस म्यू इंटू एम ए इज इक्वल टू एम जी। ये देखो फिर मैं नेक्स्ट पेज पर लिखता हूँ। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी? टी प्लस म्यू इंटू एम ए इज इक्वल टू कितना था? एम जी। ये बच्चों आ गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो, t माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, और क्या है दूसरी? t प्लस म्यू एम ए इज इक्वल टू एम जी। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं घटा दूं, मतलब इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन वन, तो इक्वेशन सेकेंड के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? t प्लस म्यू एम ए, माइनस इक्वेशन फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? t माइनस म्यू एम जी। तो ये कितना हो जाएगा? t माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम जी। राइट हैंड साइड में एम जी है और वहां पर राइट हैंड साइड में क्या था? एम ए था। ये देख लो एम ए। तो ये वैल्यू बच्चों इसको पूरा सॉल्व कर लो। ये देखो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का म्यू एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ये बच्चों टी और टी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? तो बचेगा क्या? म्यू एम ए प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। यहाँ से बच्चों एक काम करो, m और m पूरी इक्वेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक काम करो, एक्सेलरेशन जो है एक तरफ ले और g वाले टर्म एक तरफ ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचेगा? म्यू a प्लस ये वाला a इधर ले आओ इज इक्वल टू ये वाला म्यू इंटू जी उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा g माइनस म्यू इंटू जी। हो जाएगा? क्या दोगे सर? बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू जी। कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो एक्सेलरेशन की बच्चों वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू। ये बच्चों जो एक्सेलरेशन है ये आपका मिनिमम एक्सेलरेशन है। क्या है? ये है ए मिनिमम इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू अपॉन, क्योंकि पहले वाली कंडीशन है ना, तो ये मिनिमम एक्सेलरेशन आपका आ गया। अब एक्सेलरेशन मिनिमम आ गया तो फोर्स की वैल्यू बच्चों क्या होगी? सो मिनिमम फोर्स एफ मिनिमम, यानी कि कह दे एफ इज इक्वल टू एफ, क्योंकि क्वेश्चन में एफ पूछा है तो इसलिए एफ ही मैं बार बार लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू मास इंटू ए मिनिमम। और कौन सा मास? यहाँ पर सम ऑफ मासेस की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम का मास जो है। और पूरे सिस्टम का मास बच्चों क्या हो जाएगा? एफ मिनिमम इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 2m इंटू ए मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी। हो जाएगा? कह दोगे सर बिल्कुल। ये बच्चों आपका एक आंसर आ गया, मिनिमम फोर्स आपकी आ गई। ठीक है, तो एफ की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो ये होगी। इसको देख लो, टोटल सिस्टम का मास क्या हो गया? m प्लस 2m। देखा ये क्वेश्चन अच्छा था कि नहीं था? अब दूसरा वाला जो कंडीशन है जिसमें मैक्सिमम फोर्स लगानी है, बस उसमें ये वाला मोशन कंसीडर करना है कि अब ए वहीं का वहीं रहेगा, बी ऊपर की तरफ खिंच जाएगा, तो ये अपोजिट मोशन होने लगेगा। चलो इसको देखो पहले। पता है ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करने चाहिए? ऐसे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करने चाहिए क्योंकि उससे आपके सोचने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, चलो ये समझ गए। अब दूसरी कंडीशन मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। हाँ, दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों? देखो कंडीशन टू फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो पहले तो बच्चों मैं यहाँ पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपको समझा देता हूँ, आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो। अब तो पूरा सब समझ गए हो सब कुछ, बस यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ये एफ, इसको मान लो भाई एफ उस कंडीशन में भी थी, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो जाएगी। मैं एक बार लिख के मिटा दूंगा, ये मैक्सिमम फोर्स है यहाँ पर। ठीक है,
यहाँ पर ये मास m है, ए ब्लॉक है, ये कनेक्टेड है पुली से, ठीक है भाई, और ये कनेक्टेड है मास m से, ये है b। अब बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पर टेंशन तो T जो था वो तो रहेगा ही, ठीक। अब क्या होगा, मैंने क्या बताया था, ये वाला केस पॉसिबल है कि C एकदम से आगे, पूरा सिस्टम तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन इतनी तेजी से हो रहा है कि A के इनर्शिया और A का फ्रिक्शन होल्ड नहीं कर पा रहा है, तो ये सिस्टम ऐसे मूव करा जा रहा है, C आगे बढ़ जा रहा है। तो इस केस में A का मोशन रिलेटिव टू C क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट के साइड, तो इस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, F इस डायरेक्शन में हो जाएगा कि नहीं। अब B जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन या F डैश क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। क्या दोगे सर, बिल्कुल हो जाएगा। बस ये अगर समझ गए हो तो बिल्कुल उल्टा जब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, ये देखो, ये पूरा सिस्टम किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये A मैक्सिमम एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये पूरा सिस्टम A मैक्स से आगे जा रहा है। मुझे बार बार A मैक्स ना लिखना पड़े इसलिए मैं A ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन 2 लिख दी है, ठीक है, और यहाँ पर F लिख दिया है। अब फॉर A के लिए अलग से फ्री बॉडी डायग्राम फिर से बना लो। तो देखो A पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं बच्चों, इस पर वेट हो गया mg, इस पर नॉर्मल रिएक्शन होगी n, इस पर फ्रिक्शन हो गया F, इस डायरेक्शन में अब आ गया, टेंशन तो T इसी डायरेक्शन में रहेगा, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, F की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वो तो म्यू इंटू एन ही रहेगी, और n इस केस में भी कितना है, mg ही तो रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो वही है, तो F की वैल्यू कितनी है, म्यू mg, ये वही रहेगी। अब सिग्मा F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट सम ऑफ फोर्सेस इन एक्सेलरेशन डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, T प्लस F, पहले माइनस F था अब प्लस F हो जाएगा, T प्लस F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F की वैल्यू लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, म्यू mg इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 3 मान लो इसको, क्योंकि 1 और 2 वहाँ पर बोल चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसको देखो, फिर B के लिए ड्रॉ करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर B पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, B पे कौन कौन सी फोर्सेस है, वेट तो नीचे की तरफ लग ही रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ है, और क्या क्या फोर्सेस है। अब ये जो फ्रिक्शन है ये नीचे की तरफ है, F डैश, ठीक है, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ये N डैश इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर फिर से वही यहाँ पर सॉल्व कर लो। तो देखो सबसे पहले इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो सिंस N डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेट फोर्स इन एक्सेलरेशन डायरेक्शन, वो N डैश ही तो है, तो वो तो M इंटू ए ही होगी, लेकिन ये वाला जो A है वो मैक्सिमम वाला है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। लेकिन सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जब जीरो करोगे, ये हो गया सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में किसी भी तरीके का मोशन नहीं है। तो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ऊपर वाली फोर्स इज इक्वल टू एफ डैश प्लस एम जी, हो जाएगा कि नहीं, देखो बिल्कुल। एफ डैश की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन डैश, यानी कि म्यू एम ए, जैसे पहले हम लोगों ने सॉल्व करा था, ये वैल्यू इसमें रख दो, तो टी इज इक्वल टू म्यू एम ए प्लस एम जी, ये आ गई इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में जो t की वैल्यू आई है बच्चों, म्यू एम ए प्लस एम जी, ये वैल्यू हम लोग किस में रख दें, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दें, t प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए, यानी कि थर्ड इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम थर्ड क्या है, t प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो t की वैल्यू क्या है बच्चों, म्यू एम ए प्लस एम जी, ये मैंने वैल्यू पुट कर दी फ्रॉम इक्वेशन 4, मैंने वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर। तो म्यू एम ए प्लस एम जी प्लस म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना आ गया, एम ए। पूरी इक्वेशन से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं ये म्यू ए उधर लेके जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस म्यू इंटू जी इज इक्वल टू, उधर लेके गया तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो 1 माइनस म्यू, एक्सेलरेशन कॉमन ले लिया। तो बच्चों देखो एक्सेलरेशन की वैल्यू जस्ट उसका रेसिप्रोकल आने लगी, वैल्यू जो पहले आ रही थी 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। ये बच्चों जो वैल्यू है एक्सेलरेशन की, ये मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए सिस्टम का, वरना रिलेटिव मोशन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपको मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन की मिल गई, तो मैक्सिमम फोर्स बच्चों कितनी होगी, एफ मैक्स इज इक्वल टू एफ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी सिग्मा एम
इंटू ए मैक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, m प्लस 2m इंटू 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। तो कहीं ना कहीं बच्चों एक चीज़ और हमें पता चली कि जो फोर्स की रेंज है, मतलब वो फोर्स की रेंज जिसमें वैल्यू रहनी चाहिए ताकि रिलेटिव मोशन ना हो, वो कितनी होनी चाहिए, वो इनके बीच में कहीं भी हो सकती है। किनके बीच में, इनके बीच में, m प्लस 2m 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी, और किसके बीच में, m प्लस 2m 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी। इससे ज़्यादा बढ़ जाएगी तब दिक्कत हो जाएगी। तो ये होगी मिनिमम, ये होगी मैक्सिमम। आप समझ गए। तो रेंज ऑफ फोर्स भी पता चल गई कि भाई इसके इधर उधर हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा, तो रिलेटिव मोशन हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देख लो जल्दी, कंडीशन 1 हमने सॉल्व कर ली, यहाँ से फोर्स निकाल ली मिनिमम, फिर कंडीशन 2 सॉल्व कर ली, यहाँ से फोर्स निकाल ली हम लोगों ने मैक्सिमम। क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, वाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक्स स्मॉल स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स इंश्योर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लार्जर फ्रिक्शन, स्मॉलर फ्रिक्शन, लार्जर नॉर्मल फोर्स और स्मॉलर नॉर्मल फोर्स। बच्चों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो हमें आगे बढ़ने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए वो कहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है, वो फ्रिक्शन से प्रोवाइड कराई जाती है। बात समझ गए। और फ्रिक्शन की जो यहाँ पर केस होता है वो लिमिटिंग केस होता है, म्यू इंटू एन, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। अब हमें पता है कि जो आइस होती है वो स्लिपरी होती है, तो म्यू की वैल्यू जो होगी वो लगभग 0.1 होती है आइस के लिए। हम लोगों ने पढ़ा भी था, एक टेबल याद करो, हम लोगों ने समझी थी। तो म्यू की वैल्यू तो होगी भैया कांस्टेंट, तो फ्रिक्शन आपको ज़्यादा चाहिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे से तेज़ी से आगे बढ़ पाओ। तो फ्रिक्शन ज़्यादा चाहने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, एन की वैल्यू आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है। तो एन की वैल्यू बच्चों किस केस में ज़्यादा होती है और किस केस में कम होती है, ये हम समझ लेते हैं। देखो, स्मॉल स्टेप जब तुम लोगे, यानी कि छोटे कदम जब तुम लोगे, तब क्या होगा। देखो, ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आइस पर आप चलने जा रहे हो, तो आपके जो पैरों के बीच का एंगल है, जब स्मॉल स्टेप लोगे तो ये कम होगा। अब मैं इस एक लेग को कंसीडर करता हूँ, ये वाले पॉइंट को, तो देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पर एक फोर्स आ रही होगी F। ये फोर्स F कौन सी फोर्स है, ये जो लेग से ट्रांसमिट हो रही है इस पॉइंट पर, और ये F कहाँ से आ रहा है, आपकी वेट की वजह से। भाई दोनों पैरों पे अगर मैं मान लूँ कि लगभग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो mg/2 ये वैल्यू तो कांस्टेंट होगी F की वैल्यू। ये वर्टिकल से एंगल मैं मान लेता हूँ इस केस में बना रहा है θ1, और ये है आपकी आइस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन आती है n। अब F का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, F cos θ1 हो जाएगा कि नहीं। तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो जाएगी F cos θ1। और एक चीज़ देखो, F तो कांस्टेंट है, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, थीटा की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, थीटा की वैल्यू पे। तो थीटा जितना ज़्यादा होगा, यानी पैर जितने ज़्यादा फैले होंगे, लंबे लंबे अगर आप कदम लोगे, तो cos थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी, और आपकी फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, स्लिप होने के चांसेस। मतलब अगर आप तेजी से बढ़ना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्योंकि कम है, आप एक लिमिट तक ही एक्सेलरेट हो सकते हो। भाई म्यू एन से ज़्यादा तो फोर्स आपको मिलेगी नहीं पैरों के बीच में, तो आप लिमिट तक ही एक्सेलरेट हो सकते हो, आप स्लिप कर सकते हो। इसलिए छोटे छोटे कदम लेने चाहिए। क्यों, लार्ज स्टेप्स में अच्छा देखो क्या होगा, लार्ज स्टेप्स जब होंगे तो इसका मतलब क्या है, आपके पैरों के बीच में ये जो लेग्स के बीच का एंगल है, ये क्या हो जाएगा, ये भाई बढ़ जाएगा। ये इस तरीके से मान लो बढ़ गया, आप एकदम फैल के चल रहे हो, ये एंगल मान लो θ2 है। तो यहाँ पर जब बच्चों आप ड्रॉ करोगे तो ये देखो, ये फोर्स तो वही है, ये वेट पे डिपेंड कर रही है। ये हो गया एंगल θ2, और ये हो गई नॉर्मल रिएक्शन n2 मान लेते हैं यहाँ पर, तो n2 की वैल्यू हो जाएगी F cos θ2। अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझो, ये जो θ2 है ये θ1 से बड़ा होगा, यानी इस वाले केस से जब आप स्मॉल स्टेप ले रहे हो तो ये cos θ2 जो होगा उसकी वैल्यू cos θ1 से कम होगी। आपने देखा ही होगा, जब थीटा बढ़ता जाता है तो cos की वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि cos 0 होता है 1, 90 कितना होता है 0 होता है। उसी तरीके से तो n की वैल्यू भी कम होगी। तो जब आप लार्ज स्टेप्स लेते हो तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी कम हो जाता है और फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो हमें स्मॉल स्टेप क्यों लेने चाहिए, ताकि हमें लार्जर फ्रिक्शन मिले, या कह दें लार्जर नॉर्मल फोर्स मिले। अब किसी किसी बुक में बच्चों जब इनके सोल्यूशन आप देखोगे, जैसे आपको नहीं है, तो बुक में जो इसका आंसर दे रखा है वो आई थिंक थोड़ा गलत दे रखा है। तो लार्जर फ्रिक्शन और लार्जर नॉर्मल फोर्स, इनमें से कोई एक, दोनों ही सही है, क्योंकि लार्जर फ्रिक्शन
तो आपको मिल ही जाएगा अगर लार्जर नॉर्मल फोर्स। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चीज कंसीडर करके आप आंसर क्या दोगे, ए और सी दोनों ही आंसर सही है यहाँ पर। चलो देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, रियल लाइफ से रिलेट करके ये बताया गया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ये ऑब्जेक्टिव 1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा, 2 कार्स ऑफ अनइक्वल मासेस यूज सिमिलर टायर्स। ठीक है भाई, टायर मतलब दोनों के एक ही जैसे और मास लेकिन अलग अलग है। इफ दे आर मूविंग एट द सेम इनिशियल स्पीड, यानी कि उनकी जो इनिशियल स्पीड है वो भी सेम है। ठीक है, द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इज स्मॉलर फॉर द हैवियर कार, इज स्मॉलर फॉर द लाइटर कार, इज सेम फॉर बोथ कार, डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ द कार। अब यहाँ पर देखो, जिन बच्चों को थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, हम लोग जो फ्रिक्शन पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वो तुरंत आंसर इसका निकाल देंगे, क्योंकि हम लोगों ने स्टॉपिंग डिस्टेंस भी एक टॉपिक पढ़ा हुआ है। अब बच्चों ध्यान से समझते हैं, ये जो कार होती है, ठीक है, कार, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई इस पर जो ब्रेक लगते हैं, जब आप इसको एक्सेलरेट करते हो तो फ्रिक्शन मदद करता है इसको आगे बढ़ने में, जब ब्रेक लगाते हो तो फ्रिक्शन स्पीड को रिड्यूस करता है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो टायर है, ब्रेकिंग के टाइम पे इस पर जो फ्रिक्शन फोर्स होगी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी कि नहीं, रिलेटिव मोशन, और यही फ्रिक्शन फोर्स आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी, या कहते हैं इस केस में रिटार्डेशन प्रोवाइड करेगी। तो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो बच्चों कितनी होगी, म्यू इंटू एन। इस कार का वेट अगर mg है तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल टू mg हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू mg। और सिर्फ यही एक फ्रिक्शन फोर्स है जो कि एक्सेलरेशन या कहते हैं इस केस में रिटार्डेशन करवा रही है। तो हमें पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, f इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या यहाँ पर रिटार्डेशन क्योंकि ब्रेकिंग हो रही है तो रिटार्डेशन के बराबर होना चाहिए। f की वैल्यू हमने कितनी निकाली, म्यू इंटू mg। तो ये जो मैक्सिमम आपका रिटार्डेशन है, मैक्सिमम रिटार्डेशन, भाई f की आपने लिमिटिंग वैल्यू ले ली है ना, मैक्सिमम फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू। तो यहाँ से m और m कैंसिल हो जाएंगे, a मैक्स या कहते हैं रिटार्डेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, म्यू इंटू जी। तो यहाँ पर कहीं मास का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो मास का टर्म ही नहीं आ रहा है। रिटार्डेशन का मतलब बच्चों ये, कोई भी कार या कोई भी व्हीकल सबसे कम दूरी में कब स्टॉप होगी, जब उसका रिटार्डेशन ज़्यादा हो, मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रही, इसीलिए हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली। अब यहाँ पर क्या मास की कोई भी टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अनइक्वल मासेस का तो कोई लेना देना ही नहीं, तो हैवियर और स्मॉलर का कोई लेना देना नहीं। दूसरा एक चीज़ और समझ लेते हैं, यहाँ पर इनिशियल स्पीड, मान लो एक कार है 1 और दूसरी है 2, तो दोनों की ही स्पीड, इनिशियल स्पीड सेम दे रखी है, उसको यू मान लेते हैं। हम अगर यहाँ पर क्या लगा दें, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, नहीं, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे, तो फाइनल स्पीड जो होगी भाई वो रुक जाएंगी आके ना, तो फाइनल स्पीड जो v होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस का 2as। माइनस क्यों लगाया बच्चों, माइनस इसलिए क्योंकि a जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पर v हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी आपकी सेम है 2as, यहाँ से स्टॉपिंग डिस्टेंस s कितनी आ जाएगी, अगर उसको इधर ले जाओ तो u स्क्वायर अपॉन 2a। और हमने अभी देखा कि मैक्सिमम ब्रेकिंग पाने के लिए जो a की वैल्यू है वो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रही, तो a की वैल्यू भी सेम है, दोनों कार के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, तो हम कह देंगे इज सेम फॉर बोथ कार्स। ठीक है, अगर आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता तो मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हो। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेट हो रही होगी तो म्यू इंटू जी की वैल्यू एक्सेलरेशन देगी, जब रिटार्ड हो रही होगी तो म्यू इंटू जी की वैल्यू रिटार्डेशन देगी। बात समझ गए, कितना अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ रिटार्डेशन, वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, काबिल कम नहीं हो ना, रिटार्डेशन। ठीक है, चलो अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सब कह दो सर अच्छे ही, अरे भाई अच्छे हैं इसीलिए तो मैंने इनको चूज करा है ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 है। फिगर शोज 2 ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 2 ब्लॉक दिख रही है, एक 4 kg की, एक 2 kg की है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड द इंक्लाइन इज μ1। यानी कि भैया यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ये μ1 है। अच्छा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऐसे रेड कलर से, ये बच्चों है μ1, और क्या दे रखा है, एंड दैट बिटवीन द ब्लॉक ऑफ मास 4 kg एंड द इंक्लाइन इज μ2, ये दे रखा है बच्चों μ2। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केसेस दे रखे हैं, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द
2 किलोग्राम ब्लॉक, मतलब हमको सिर्फ 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता करना है। इफ पहला केस क्या है, पहला केस है अगर μ1 की वैल्यू कितनी है 0.2 एंड μ2 की वैल्यू कितनी है 0.3। तो बच्चों देखो ऐसे टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं। और दूसरे वाले केस में क्या कह दिया है, बी वाले पार्ट में क्या पूछा है, μ1 की वैल्यू अगर इंटरचेंज कर दें इनकी वैल्यू कि μ1 की वैल्यू 0.3 हो जाए, μ2 की वैल्यू 0.2 हो जाए। अब जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी। अब यहाँ पर बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या होता है, पहले वाले केस में जो μ1 की वैल्यू है वो क्या है, μ1 की वैल्यू 0.2 है यानी उसकी वैल्यू कम है, और μ2 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है 0.3 है। तो हमें थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए कि भाई 4 किलोग्राम ब्लॉक के ऊपर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो वो इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। 2 kg वाला ज़्यादा तेज़ी से एक्सेलरेट करेगा। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रही है कि नहीं कि 4 kg वाला 2 kg वाले को रोक के रखेगा और दोनों साथ ही साथ नीचे स्लिप होंगे कि नहीं, क्योंकि 4 kg वाला एक्सेलरेशन उसका इतना ज़्यादा है नहीं, 2 kg का ज़्यादा है, वो नीचे की तरफ ज़्यादा तेज़ी से आएगा क्योंकि उस पर फ्रिक्शन कम है। तो 4 kg वाला इसको रोक देगा और दोनों साथ में धीरे धीरे नीचे आएंगे। ठीक, दूसरे वाले केस में क्या होगा, 4 kg के ऊपर फ्रिक्शन कम हो गया तो ये भाई साहब क्या होंगे, आगे तेजी से बढ़ जाएंगे, एक्सेलरेट ज़्यादा तेजी से कर जाएंगे। 2 किलोग्राम पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम है तो ये धीमे धीमे तो ये सेपरेट होके आगे बढ़ेंगे। पहले वाले केस में टुगेदर, दूसरे वाले केस में सेपरेट होके, और हमें 2 kg का निकालना है। अब बच्चों ये तो होगी हम लोगों ने कॉमन सेंस का यूज़ करा। अगर फिजिक्स की या मैथ्स की मदद से आपको समझना हो कि क्या ये कंडीशन होगी कि नहीं, तो सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पता है क्या करा करो, दोनों ब्लॉक को 1 by 1 कंसीडर करो और दूसरे को एकदम भूल जाओ कि वो एग्जिस्ट भी करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बिना ये सब करे, मैं आपको बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे कि भाई 4 kg की जो ब्लॉक है, फॉर 4 kg की जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन कितना होगा विथआउट 2 kg। अगर 2 kg मान लो नहीं है तो 4 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊँ तो ये 30 डिग्री है, ये सब आप लोग जानते हो। ये कितना 4 kg है तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेट का वो हो जाएगा 4g साइन 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 4g कॉस 30 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं। और ये हो गई आपकी नॉर्मल रिएक्शन n, इसको मान लेते हैं n2 क्योंकि ये 2 वाली है ना, ये है 2, ये है 1, ठीक है, N2। और ये आपका पीछे की तरफ ये फ्रिक्शन लगेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं F2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले मैंने 2 वाली क्यों ले ली, मैं अभी बता दूंगा क्यों ले ली, दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हो, पहले 2 kg कर लो या पहले 4 kg कर लो। अब यहाँ पर देखो N2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, आपको पता है वो कितनी हो जाएगी, 4g cos 30 डिग्री, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 10 × cos 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 20√3 न्यूटन, ठीक है। इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। तो और यहाँ से F2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, देखो ये मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। F2 की वैल्यू होगी आपकी, F2 की वैल्यू होगी μ2 × N2, हो जाएगी कि नहीं। इसको देखो, अब मैं नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ। तो देखो बच्चों F2 की वैल्यू क्या आ गई, F2 की वैल्यू आ गई μ2 कितना है, यानी कि 4 kg, और सरफेस के बीच में पहले वाले केस में कितना दे रखा है 0.3, तो 0.3 यहाँ पर रख देते हैं, 0.3 × N2, N2 कितना आया है 20√3, तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी 6√3 न्यूटन, ठीक। ये आ गई फ्रिक्शन की वैल्यू किसमें आ गई, 4 kg ब्लॉक के लिए, जब हमने 2 kg को एकदम निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर अगर बच्चों मैं इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ इस डायरेक्शन में, यानी कि A2 निकालना चाहूँ, तो देखो क्या होगा, नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 4g साइन 30 माइनस F2, ये हो जाएगा कि नहीं। तो मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा Fx = मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, यहाँ पर इसको मान लेता हूँ x डायरेक्शन, ये सब आपको पता है ये सब हम लोग, और ये है y डायरेक्शन, ठीक है। तो सिग्मा Fx कितना हो जाएगा 4g साइन 30 माइनस F2 कितना आया 6√3 = मास कितना है इसका, मास m2 मान लेते हैं, और ये 4 kg है हमारा, और A2 की वैल्यू हमें पता करनी है। तो A2 की वैल्यू बच्चों यहाँ से हो जाएगी 4 × 10 × 1/2, साइन 30 की मैंने वैल्यू रख दी 1/2 माइनस 6√3/4। तो बच्चों A2 की वैल्यू जब यहाँ से सॉल्व करोगे, तो मैंने सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू आएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.4
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये कब आई वैल्यू? जब हमने 2 kg को एकदम निग्लेक्ट कर दिया। अब उसी तरीके से आप क्या करोगे फॉर 2 kg, फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। 2 kg क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 2 kg का मास, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 2g cos 30 और ये कंपोनेंट हो जाएगा 2g sin 30 और यहाँ पर मैं ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है F1 मान लेता हूँ और ये नॉर्मल रिएक्शन N1। तो बच्चों यहाँ पर N1 कितना हो जाएगा? N1 हो जाएगा, देखो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 करो तो 2g cos 30 हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे हो जाएगा सर। ये इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 20, 2 इंटू 10 20 इंटू √3/2, तो ये हो जाएगा 10√3 न्यूटन। ये आ गई N1 की वैल्यू। उसी तरह से F1 कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा μ1 इंटू N1। μ1 की वैल्यू बच्चों कितनी है? 0.2 इंटू 10√3, तो ये कितना आ जाएगा? 2√3 न्यूटन। आ गया कि नहीं? अब मुझे इसका एक्सेलरेशन यानी कि A1 पता कर लेते हैं। तो A1 बच्चों कितना होगा? A1 हो जाएगा जैसे इसमें अभी हमने करा, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना होगा? 2g sin 30। ये बच्चों बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस का F1 और F1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई है? F1 की वैल्यू आई है 2√3 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है? 2। टोटल मास यानी कि सॉरी मास ऑफ द ब्लॉक ये है 2। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो A1 की जो वैल्यू आएगी वो मैंने सॉल्व कर लिया है, वो आ जाएगी 3.27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से बच्चों ये पता चला है कि भाई ये जो दूसरी वाली ब्लॉक है 4 किलोग्राम की, इसका एक्सेलरेशन धीमे हो रहा है क्योंकि इस पे फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, जो मैं पहले बता रहा था आपको। देखो कितना आ रहा है? 2.4 आ रहा है और A1 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो 2 किलोग्राम वाली ब्लॉक है ये ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाएगी। तो इससे हमने बस इतना पता लगाया कि भैया ऐसा अगर केस आया तो ये दोनों ब्लॉक एक साथ, क्योंकि पहले वाली दूसरी वाली रुकी हुई है, पहले वाली उससे आके इस तरीके से धक्का दे दी, तो दोनों एक साथ एक कॉमन एक्सेलरेशन से नीचे जाएंगे। बात समझ गए कि नहीं? तो आंसर अभी आपका नहीं आया, ये बस मैंने जो आपको पहले केस में बता दिया था। मान लो कोई बच्चा कहते सर आप अपने हिसाब से कैसे कैलकुलेशन बता सकते हो कि ये 4 kg रुका रहेगा, 2 kg पीछे से आके धक्का देगा, तब दोनों एक साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि इसका फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपने खाली चेक करा है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब आप क्या करोगे नाउ? तो पहले वाले का हम लोग क्या जान गए? 4 kg एंड 2 kg विल मूव टुगेदर। ठीक है, एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों दोनों का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर वो फोर्स निकालने लगेंगे। कौन सी फोर्स निकालने लगेंगे? इन दोनों के बीच के कांटेक्ट ही, वो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। तो देखो बच्चों ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर बच्चों ये है 4 kg और ये है 2 kg। अब देखो बहुत सी चीज़ें हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये जो 2 kg है इस पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू है ये बच्चों कितनी आई थी? ये देखो आई थी F1 की वैल्यू आई थी 2√3, तो ये हो जाएगा 2√3 न्यूटन। और ये वैल्यू इस पर फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई थी? ये आई थी 6√3। F2 की वैल्यू आई थी 6√3, तो ये हो गया आपका 6√3। ठीक, अब मैं सारी वही फोर्सेस लिख रहा हूँ जो मोशन के अलोंग हो रही। ठीक, और यहाँ पर देखो इसका वेट कितना आ जाएगा? 4g sin 30, इस ये वाला कंपोनेंट, और ये 2 kg का वेट किधर? ये भी नीचे जाएगा, ये हो जाएगा 2g sin 30। अब देखो नॉर्मल फोर्सेस मैंने क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उनका यूज होना था फ्रिक्शन निकालने के लिए, वो हम निकाल चुके हैं। और हमें पता है कि ये दोनों मास कंबाइंडली किसी एक्सेलरेशन A से नीचे जाएंगे। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। यहाँ पर क्या करोगे? सिग्मा Fx इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। सिग्मा Fx कितना हो जाएगा? देखो बच्चों 4g sin 30, भाई 4g का वेट इस डायरेक्शन में, प्लस 2g sin 30, ठीक है, माइनस निगेटिव डायरेक्शन में क्या है? 6√3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या होगा? अब देखो यहाँ पर 4 kg प्लस 2 kg, 4 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन। इस इक्वेशन को बच्चों सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 4g प्लस 2g, ये हो जाएगा 6g sin 30 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 6a। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 8√3 इज इक्वल टू 6a। यहाँ से बच्चों जब एक्सेलरेशन आप निकालोगे, जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैंने सॉल्व कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ कितनी आ जाएगी। ये आ जाएगी 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
बात समझे, यहाँ पर √3 की वैल्यू रख देना और ये आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों क्या, ये हो गया पहले वाले का आंसर, जब μ1 की वैल्यू हमने ले ली थी 0.2 और μ2 की वैल्यू 0.3। अब दूसरा क्या कह रहा है कि इनकी जो फ्रिक्शन की वैल्यू है इंटरचेंज कर दी गई, तो μ1 हो गया 0.3 और μ2 हो गया 0.2। तो इस केस में हमने देखा कि 4 kg वाली ब्लॉक जो होगी बच्चों वो ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाएगी और 1 kg वाली धीरे धीरे जाएगी, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी, कंबाइंड एक्सेलरेशन नहीं होगा। अब ये बार बार मैं बच्चों चेक करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, वो आप अपने आप कर लेना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ दूसरे वाले केस में, सिंस μ2 इज लेस देन μ1, 4 kg block will accelerate more than 2 kg block। या यहाँ पर अंग्रेजी थोड़ी और सुधार सकते हो, द एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg block will be more than the acceleration of 2 kg block, so they will move सेपरेटली, अलग अलग चलेंगी, ठीक है, बात समझ गया। अब बच्चों जब अलग अलग चलेंगी तो 4 kg, भाई एक सरफेस है इंक्लाइंड, उस पर दोनों अलग अलग चल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं रह गया उनसे। पहले वाले केस में मतलब था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों चिपक के एक साथ कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहे थे, यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं रह गया और हमें 2 kg ब्लॉक के लिए एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये बहुत सिंपल है बच्चों, ये हो गया 2 kg, यहाँ पर ये फ्रिक्शन हो गया F1, इसका बच्चों ये वाले वेट का कंपोनेंट क्या हो जाएगा 2g sin 30, ये हो जाएगा 2g cos 30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका N1, ठीक है। अब यहाँ कुछ बच्चे गलती क्या करेंगे, F1 की वैल्यू वही ले लेंगे जो अभी निकाली थी 2√3। अरे भैया अब वैल्यू चेंज हो गई ना, 2 kg के लिए हमने अब कितनी कर दी है 0.3 कर दी है, तो यहाँ पर μ1 की वैल्यू अब कितनी आ चुकी है 0.3 आ चुकी है, तो N1 बच्चों कितना होगा, N1 उतना ही होगा 2g cos 30, तो ये आ जाएगा 10√3, ये तो वही रहेगा। लेकिन जो F1 की वैल्यू होगी, F1 कितना आ जाएगा बच्चों, F1 हो जाएगा μ1 इंटू N1 जो कि हो जाएगा 0.3 इंटू 10√3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3√3 न्यूटन। बात समझ गए। अब ये जब आपने निकाल लिया तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a होगा, सिग्मा Fx इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिग्मा Fx बच्चों कितना हो जाएगा 2g sin 30 माइनस का F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर मैं सबकी वैल्यू रख देता हूँ, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। F1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, F1 की वैल्यू है 3√3 इज इक्वल टू मास कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 1/2 माइनस 3√3 अपॉन 2। ये जब बच्चों सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2.4 2.4 ही आ रही है ना, ये वैल्यू सही निकाली है हम लोगों ने। μ1 की वैल्यू कितनी है 0.3, μ1 की वैल्यू, एक मिनट, μ1 की वैल्यू कितनी ले ली हम लोगों ने, हाँ 0.3, ठीक तो है। और ये वैल्यू कितनी ले ली हम लोगों ने, ये वैल्यू ले ली है 0.3 इंटू 10√3 3√3, और ये वैल्यू यहाँ पर लगा दी हम लोगों ने, ये आ गया 2 10 10, ये आ जाएगा बच्चों 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो
चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कह रहा है, द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन फिगर इज म्यू। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। यहाँ पर कह रहा है, ये भाई साहब एक बोर्ड पे खड़े हुए हैं, इसका मास है स्मॉल एम और इस इंसान का मास है कैपिटल एम। ये एक पुली अरेंजमेंट है, पुली और रोप अरेंजमेंट, ये ऊपर से खींच रहे हैं, तो ये जो बोर्ड है ये आपस स्लाइड हो सकता है, मतलब ये कुल मिला के अपने आप को गिराने का पूरा इंतजाम बना चुके हैं। अब यहाँ पर क्या रहा है कि ये जो बोर्ड है ये जिस सरफेस पे स्लाइड कर रहा है उसके बीच में क्या कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये है म्यू। अब कहा जा रहा है कि मैक्सिमम ये कितनी फोर्स इस रोप पे लगाए कि ये बिना स्लिप हुए वहीं का वहीं खड़ा रहे। देखो क्या कह रहा है, द फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर, मतलब ये आगे पीछे ना हो, इक्विलिब्रियम में बना रहा है। अब बच्चों यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, पहले फ्री बॉडी डायग्राम हम किसका बनाएंगे, आदमी का और ब्लॉक का कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये आदमी खड़ा है, ये ब्लॉक खड़ा है, तो इसका मास है m, इसका मास है m, कैपिटल M। ठीक, अब यहाँ पे बच्चों जो नॉर्मल रिएक्शन, मैं सिर्फ यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, ये क्या होगी, n होगी। n होगी कि नहीं, क्योंकि ये कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पर रोप कनेक्टेड है, अगर ये इनएक्सटेंसिबल और मासलेस रोप है तो पूरे में टेंशन सेम होगा कि नहीं होगा। ये मान लो टेंशन T से या फोर्स F लगा रहे हैं, जिसको हम T मान लेते हैं, टेंशन T है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी T होगा, ये भी T होगा और ये भी T होगा। होगा कि नहीं, क्योंकि सेम रोप है, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर जब ड्रॉ करोगे तो ये एक टेंशन T आ जाएगा और ये एक टेंशन क्या होगा, T यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान से समझो, ये ब्लॉक कहाँ बढ़ना चाहती है, ये आगे की तरफ बढ़ना चाहती है, तो सरफेस पे इस पे फ्रिक्शन कहाँ आएगा, पीछे की तरफ, ये मान लेते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, क्योंकि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगा। जब मैक्सिमम फोर्स लगाओगे तो ये जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग होगी। यही तो पूछ रहा, फाइंड द मैक्सिमम फोर्स। तो टेंशन बेसिकली हमें निकालना है, इस केस में टेंशन निकालना है, टी की वैल्यू पता चल जाए तो यही तो वो फोर्स है जो ये बंदा लगा रहा है। यहाँ पर देखो, ऐसे जब खींचेगा तो जो फोर्स लगा रहा है वही टेंशन है यहाँ पर। तो अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं। अब देखो, ये अगर इस पॉइंट पर अगर मैं सारी फोर्सेस दिखाऊं तो कौन कौन सी फोर्सेस है, एक तो टोटल वेट लगेगा नीचे की तरफ, स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी, यानी कि आदमी का मास प्लस इसका मास कंबाइंड इंटू जी, तो ये टोटल वेट आ गया। और इस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कितनी है, n है, तो n की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी। और एक चीज और देखो, गलती होगी, n भी ऊपर लग रही है और देखो ये टेंशन भी तो है। अब देखो, इसका मैं कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, मैंने एक पॉइंट इसलिए दिखा दिया है कि भाई कितनी फोर्सेस यहां तक ट्रांसमिट होंगी। तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है, ये पूरा कंबाइंड, यानी कि इस पूरे सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूं। तो टेंशन ऊपर की तरफ देखो, ये एक्सटर्नल फोर्स जा रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन इस पे n लग रहा है, ये टेंशन लग रहा है, और टोटल वेट नीचे की तरफ, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ भी होगा। और हमें पता है, क्या पता है, कि y डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम बना हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी, हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से n की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस टी, आ जाएगी कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगी। और क्या दिख रहा है यहाँ पर कि भैया x डायरेक्शन में भी कोई मोशन नहीं होगा, तो यहाँ पर भी सिग्मा fx की वैल्यू 0 होगी, यानी fl की वैल्यू t के बराबर हो जाएगी। भाई वो उस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। चलो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, सिग्मा fx क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि स्लिपिंग हो नहीं रही है, fl की वैल्यू t के बराबर हो जाएगी। fl बच्चों क्या होता है, म्यू इंटू n इज इक्वल टू टी, और n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, अभी कितनी आई है, m प्लस स्मॉल m इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू टी। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा, म्यू से मल्टीप्लाई कर दो इंटू जी माइनस का म्यू इंटू टी इज इक्वल टू टी, ये म्यू टी उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू, जब ये उधर ले जाओगे तो t कॉमन ले लो, ये 1 प्लस म्यू हो जाएगा। यहाँ से बच्चों टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन हो जाएगा आपका म्यू इंटू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी अपॉन 1 प्लस म्यू। ये बच्चों आपका आंसर है, क्योंकि यही होगी मैक्सिमम फोर्स जो बंदा लगाएगा। और ये मैक्सिमम फोर्स कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जो फ्रिक्शन की वैल्यू ली है वो लिमिटिंग ले ली है, इससे ज़्यादा टेंशन बढ़ाओगे तो स्लिप हो जाएगा। बात समझ गए, इसको देख लो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस गलती क्या कर दोगे, यहाँ पर इस टेंशन को नॉर्मल रिएक्शन में कंसीडर नहीं करोगे जो मैं करने जा रहा था। चलो, आसान था ये क्वेश्चन, बहुत आसान था, कोई इसमें कठिनाई नहीं है।
एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ये बच्चों लिखा बड़ा चढ़ा के है, लेकिन ऐसा कुछ इसमें खास है नहीं इस क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन 30 है। क्या है? अ पर्सन 40 kg इज मैनेज्ड टू बी एट रेस्ट बिटवीन टू वर्टिकल वॉल्स बाय प्रेसिंग ऑन वॉल ए बाय हिज हैंड्स एंड फीट एंड द अदर वॉल बी बाय हिज बैक। ठीक है, ये ऐसे करके आपने देखा होगा ना कि दो दीवारों के बीच में बंदा फंस गया, ऐसे अपने आप को रोक रखा है। तो देखो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी है और ए है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? Assume that the friction coefficient between his body and the walls is 0.8, मतलब कि जो दीवार और इसकी बॉडी के बीच में म्यू की वैल्यू 0.8 है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 0.8 है। ठीक है, एंड दैट लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट्स एट द कॉन्टैक्ट्स, यानी कि ये भी कह रहा है कि भैया हर एक कॉन्टैक्ट में लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है। चलो ये भी इसने काम आसान कर दिया। पहला पार्ट क्या? शो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्स। पहला तो यही हमें बताना है। दूसरा क्या है? फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाई आइदर वॉल ऑन द पर्सन, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे आसान है कि जब मैं इस बंदे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, ये क्या बन गया है, चलो ठीक है समझ गए हो। तो वॉल को अगर मैं अलग कर दूं तो ये हो गया इसका बी साइड, थोड़ा सा ही बना देता हूँ। ठीक है, कैसे? ये बंदा है, ठीक है, ये ऐसे दीवार पे पैर लगाए हुए, तो ये पॉइंट बी पर अगर मैं मान लूँ तो एक नॉर्मल रिएक्शन वॉल की वजह से आएगा जो कि होगा एन बी मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट ए है इसकी वजह पर भी वॉल की वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, उसको एन ए मान लेते हैं। अब ये कह रहा है ये प्रूफ करो कि ये जो एन बी और एन ए है इसकी वैल्यू सेम होगी। भाई बिल्कुल सेम होगी। ये बताओ ये बंदा रेस्ट में लगा हुआ है कि नहीं? रेस्ट में है, तो इसके ऊपर नेट सम ऑफ फोर्सेस क्या होगा? 0 होगा। ये भाई नेट सम ऑफ फोर्सेस अगर मैं कह दूं कि ये एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, तो यहाँ पर नेट सम ऑफ फोर्सेस ये एन बी प्लस ब्रैकेट में माइनस का एन ए इज इक्वल टू 0। तो एन बी और एन ए की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? बराबर आ जाएगी। इसको मैं n मान लेता हूँ। ये बेसिकली बच्चों एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल न्यूटन का थर्ड लॉ है। ये जितनी तेजी से आगे पुश करेगा उतनी तेजी से पीछे जाएगा, और वही वैल्यू तो इसके ऊपर रिएक्शन की तरह आएगी। भाई इसकी बैक यहाँ पर जो पुश करेगी तो जिस फोर्स से पुश करेगी वही वैल्यू इसके ऊपर रिएक्शन आएगी, और बैक किस फोर्स से पुश करेगी जितना यहाँ पर रिएक्शन मिल रहा है, तो सब कुछ सेम मिला के n की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट इसको n लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम? चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ वरना प्रॉब्लम हो जाएगी तुम। ठीक है, तो पहले वाला तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। पहले वाला हमने बता दिया कि भैया ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दोनों रिएक्शन सेम होगी, यानी जितनी फोर्स से वो पुश करेगा वो इक्वल फोर्स होगी। अच्छा, यहाँ पर पूछ रहा है शो दैट द पर्सन पुशेस द टू वॉल्स विथ इक्वल फोर्स। अब ये तो फोर्स ऑन द पर्सन है, तो वॉल पे जब फोर्स निकालोगे तो वॉल पे एन बी का उल्टा हो जाएगा, ये एन बी हो जाएगा और ये ए पर एन ए हो जाएगा। एक्शन रिएक्शन हो जाएगा ना, हाँ समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर वही बात करी जा रही। अब बी वाला हम लोग को नॉर्मल फोर्स भी निकालनी, यानी ये जो एन है इसकी वैल्यू निकालनी है। ये बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बच्चों देखो, अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ इस बंदे का, यहाँ पर कौन कौन सी फोर्सेस हैं ध्यान से समझना। देखो ये दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये है ए, ये है बी। इस पर नॉर्मल रिएक्शन आ रही एन, इस पर भी है एन। और एक चीज़ बच्चों देखो, इसका ये जो ये बंदा है, मान लो ये बंदा है, ठीक, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और इस पॉइंट पे एक फ्रिक्शन फोर्स आएगी म्यू इंटू एन, और इस पॉइंट पे भी फ्रिक्शन फोर्स आएगी म्यू इंटू एन। दोनों लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। म्यू की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू आप निकाल लो, एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बच्चों एक चीज़ बताओ, ये वहाँ पर टिका हुआ है, रेस्ट में है, तो नेट सम ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। तो म्यू इंटू एन प्लस म्यू इंटू एन, ये हो गया पॉजिटिव, माइनस एम जी इज इक्वल टू 0। तो 2 म्यू एन इज इक्वल टू क्या हो गया? एम जी। ये सारी वैल्यू रख दो, 2 इंटू 0.8 इंटू एन इज इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी है? ये बंदे का कितना मास दे रखा है? 40 kg। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10। इसको बच्चों सॉल्व कर लो तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, n की वैल्यू हो जाएगी 400 अपॉन 1.6। इसको बच्चों सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा? 2000 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 250 न्यूटन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर है। ये यहाँ पर न्यूटन पूरा लिख देता हूँ, पता है क्यों? यहाँ पर मैंने n मान लिया। अब n इज इक्वल टू 250 n, ये थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा। चलो, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बस यहाँ पर सिंपल आपने थर्ड लॉ अप्लाई कर दिया और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा दी, और तो यहाँ पर कुछ करा नहीं।
तो देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत कुछ सॉल्व कर लिया। एच.सी. वर्मा सर की बुक के ये क्वेश्चन आपको इसलिए लगवा दिए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और ज़्यादा आप अपने आप सॉल्व करना, पूरी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, सब आपका तैयार हो जाएगा। एक बुक पकड़ लो, सब सॉल्व कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग कुछ अलग टाइप के 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, 3-4 क्वेश्चन, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाएंगे, जेईई और नीट के। वो बात वो भी है ना, कुछ बच्चे जो जेईई और नीट के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, उनको भी तो दिखाना है कि हाँ भाई इतना हमने पढ़ लिया है कि अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।